just very fast teaching experience, 30 years, PE, postgraduate, double postgraduate, industrial mission person. I have done my MTech from MIT, PhD in mechanical engineering. I was Dean, PG, Associate Dean R&D, Professor Head, 4.83,8,20,000, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो PhD थीसिस है ये आगे वेन्यू में UGC बुक में पब्लिकेशन। मेरा मकसद ये दिखाने का ये नहीं है कि बड़ा पन के मैंने ये क्या, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे कुछ जगह है जो बहुत हम लोगों को पता है कि अपनी जो आपकी थीसिस आप जब PhD करेंगे तो थीसिस नागपुर यूनिवर्सिटी के अंदर पब्लिश होती है। ये मेरे ख्याल से शायद यहाँ किसी को पता नहीं होगा, तो बहुत कम लोगों को पता है कि ये अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 25 से 30,000 सैंक्शन करती है और आपकी थीसिस पब्लिश होती है बुक फॉर्म में और यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका खर्चा उठाती है। तो दिस इज ए वेरी ग्रेट थिंग, क्योंकि आप करिएगा। देन 1 करोड़ हैज बीन सैंक्शन फॉर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन आई हैव 10 पेटेंट्स फॉर 20 इयर्स और फिर ऑस्ट्रेलिया में पेटेंट है। देन these are the awards, IST इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट अवार्ड है। फिर नागपुर का जो बेस्ट यूनिवर्सिटी टीचर अवार्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 66 पब्लिकेशन। जैसे इंडिया के प्रेसिडेंट है वैसे ही हमारी इंजीनियरिंग के प्रेसिडेंट है, जिसे कहते हैं एफ्टॉन, इंटरनेशनल फेडरेशन हीरो मशीन। उनके साथ हमारा पेपर शेयर हुआ। आई हैव रिटन 4 बुक्स, 3 ट्रैवल ग्रांट्स, 3 कंसल्टेंसी, invited in Mexico, then Amsterdam, then Jalgaon University, then Seoul, South Korea. Then I have been reviewer for France, World Congress, Poland, AICT Learning Scheme, Research Advisory Committee, RTO, review 15 paper, visiting professor, Lima Peru, foreign Italy में बुलाया गया। I am adjunct faculty of Dhaka में गई। Then अटल इंक्यूबेशन सेंटर है वर्ल्ड इंडिया के अंदर टॉप लिस्टेड। 30 जर्नल्स में एडिटोरियल बोर्ड मेंबर हूँ। डिलीवर्ड 3 लेक्चर्स, इनवाइटेड 20, MW6 प्रोफेशनल मेंबरशिप, 7 फॉरेन विजिट मैक्सिको, एम्स्टर्डम, USA, पेरिस, फ्रांस। एज ए एसोसिएट डन PhD एप्लीकेशन, MBA कोऑर्डिनेटर एंड NAC कोऑर्डिनेटर। देन दिस इज द बेस्ट टीचर अवार्ड। दिस इज आई वाज टॉकिंग अबाउट ये एफ्टॉन के प्रेसिडेंट। जैसे इंडिया के प्रेसिडेंट के साथ अगर आपका कोई काम होता है, वैसे ही हमारे इंजीनियर के प्रेसिडेंट के साथ एक बुक पब्लिश हुई 2012 में एम्स्टर्डम में। ये जो 1000 से ज़्यादा लोग हैं PhD के लिए, उनको रिसर्च मेथोडोलॉजी का हमने लेक्चर दिया, तो आई वाज इनवाइटेड देयर। देन एट मुंबई, देन दिस इज द यू कैन सी हियर पद्मश्री VK साहब, ये एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ डिफेंस, इनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया। दिस इज गवर्नर ऑफ उत्तराखंड डॉक्टर अजीज। देन दिस इज एजुकेशन अवार्ड। ये जो अवार्ड मिलता है इसमें अब्दुल कलाम जी भी आए थे। देन दिस इज द वर्ल्ड एजुकेशन अवार्ड। देन एक्सीलेंस अवार्ड। दिस इज द मेयर बेस्ट टीचर अवार्ड बाय नागपुर यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर। देन आई हैव बीन इनवाइटेड टू NIT पॉलिटेक्निक, many more schools, the matter in published in Pala, पोलैंड में रिव्यूअर है। ये सब बताने का मकसद ये है कि आपको ये पता चले ये एवेन्यूज हैं, आप ये कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपने असली मुद्दे पे आए, SOP बनने का है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस, बेंचमार्क। मतलब आपको पता होना चाहिए, पहले अभी तक क्या होता था, NAT एक ब्लैक बॉक्स था, मतलब उसमें अंदर पता नहीं चलता था मार्क्स कैसे मिलते। अभी इस साल पहली बार उन्होंने बराबर बताया क्राइटेरिया 1 में अगर आप 20 कोर्स करेंगे, 20 प्रोग्राम करेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, 15 करेंगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे, 10 करेंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, 5 करेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, 1 करेंगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे। ये पहली बार हुआ। अभी तक क्या होता था, 70 मार्क्स जो रहते थे वो आप ऑनलाइन एंट्री करते थे, वो चले जाते थे, और एक बाहर की वो बॉडी रहती प्राइवेट, वो उसको पता लगा, राइट। अभी पहली बार 70% जो रहेंगे वो तो बाहर की
थर्ड पार्टी ऑडिट करेंगी और 30% जो रहते थे वो विजिट करते थे। लेकिन अपने को मार्क्स कुछ भी नहीं पता चलते थे, बस जो भी आता था वो एक सरप्राइज रहता था। कई बार बोलते थे अपन इतना काम किए मगर मार्क्स कम मिले, कई बार बोलते थे हमने काम किए मार्क्स ज़्यादा मिल रहे। तो कुछ गोल रहता था, अभी क्लियर कट हो गया। तो जस्ट लेट अस स्टार्ट। सो आई वुड बी टॉकिंग अबाउट क्राइटेरिया इन जनरल। तो रिसर्च इनोवेशन एक्सटेंशन, तो एक्रेडिटेशन के क्या बेनिफिट्स है? एक्रेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या है कि जैसे आपका कॉलेज एक्रेडिटेड हो जाता तो एक गवर्नमेंट की मान्यता के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू आपके ऊपर एक ठप्पा लग जाता कि यू आर एक्रेडिटेड। तो सबसे खास बात क्या है एनबीए और नैक में? एनबीए सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए होता है। जैसे आपके पास कॉमर्स है, साइंस है, अलग अलग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो वो एक ही ब्रांच के होता है। लेकिन नैक का ये होता है पूरे कॉलेज के लिए होता है। बात समझे आप? एनबीए सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए होता, एक ब्रांच के लिए होता। नैक पूरे कॉलेज को होता। जैसे आपका बहुत बड़ा कॉलेज है, उसमें कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, अलग अलग चीज़ है, इंजीनियरिंग है, तो नैक कर लो तो पूरे के पूरे के लिए हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इंस्टीट्यूशन को क्या पता चलता है ये करने से? स्ट्रेंथ, उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, उसकी क्या अपॉर्चुनिटी है, ये पहली चीज। दूसरी क्या है, आपको इंटरनल एरियाज पता चलता है कि आपके पास क्या रिसोर्सेज है। फिर कॉलेजिएटी होता है कैंपस का मतलब क्या होता है? कॉलेजिएटी का मतलब होता है नेटवर्किंग। आपकी टीचर, स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी से क्या नेटवर्किंग है, ये कॉलेजिएटी का मतलब होता है। फिर फंडिंग एजेंसी उसी कॉलेज को देते हैं पैसा जो गवर्नमेंट का आता है। जैसे मैंने अभी इतने सारे फंड बताया, ये फंड्स कैसे आते हैं? वही कॉलेज को दिए जाते हैं जो नैक एक्रेडिटेड है या एनबीए। अगर आपका नैक एक्रेडिटेड नहीं है तो आपको फंड्स नहीं आएंगे, चाहे आपका कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट हो। अब मैं बाद में सेमिनार के बाद जानना चाहूँगा आप में से कितने कॉलेजेस के ऐसे हैं जिनका नैक नहीं हुआ। तो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसमें हम फ्री, जैसा अभी यहाँ आए हैं वैसे आपके कॉलेज में आके आपको पूरा नैक करवा के देंगे, मतलब आपकी पूरी मदद करेंगे। काम तो करना आपको ही है, लेकिन हम बताएंगे ये ऐसा करने से ज़्यादा मार्क्स मिलते, ऐसा करने से कम मार्क्स मिलते, आपकी मदद करेंगे, जो फॉर्मेट बना के देंगे। समझ में आई बात? तो आप में से कितने कॉलेजेस वाले हैं जिनका अभी तक नैक नहीं हुआ? ओके ओके ओके, तो हम आपके साथ एमओयू कर लेंगे। आपके प्रिंसिपल का आप अपना नाम, आपका नंबर और प्रिंसिपल का फ़ोन नंबर लिख के रख दीजिए, मैं आपसे ले लूँगा। तो फिर ये है इंस्टीट्यूशन इनिशिएट इनोवेटिव एंड मॉडर्न मेथड। मतलब क्या होता है, अपन मॉडर्न मेथड पढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर न्यू सेंस ऑफ डायरेक्शन, मैं बहुत अच्छा हूँ तो आप पे कोई भरोसा करेगा क्या? नहीं। लेकिन एक सरकार का ठप्पा लग जा रहा आपके ऊपर, एक एक्रेडिटेशन कि आप नैक A+ है, B+ है, A++ है, तो आप कोई भी आता तो ये सोचता कि ये पेरेंट्स जब एडमिशन लेते हैं और बोलते हैं नैक एक्रेडिटेड है, तो फिर क्या होता, आपके एडमिशन पढ़ते और जो भी वाले हैं ये मानती एम्प्लॉयर लुक फॉर रिलायबल। वैसे ही जब आप कोई कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो आपको पूछता कहाँ से पढ़ के आए, नैक एक्रेडिटेड है या एनबीए एक्रेडिटेड है? अगर है तो वो जो एक्रेडिटेड है उसको मानता है कि ये अच्छे प्रोसेस से पढ़ के आए, इसने बराबर एग्जाम दिया, ऐसे ही इसको मार्क्स नहीं मिल रहे, इसका पूरा प्रोसेस जो भी था वो लेके आया, अच्छा पढ़ के आया। समझ रहे ना? रिलायबल। फिर लास्ट है इंट्रा इंस्टीट्यूशन इंटरेक्शन। इसमें क्या होता, आप अंदर डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जैसे कॉमर्स डिपार्टमेंट है, साइंस डिपार्टमेंट है, आर्ट्स है, आपस में आप ना अच्छा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होता और इंटरेक्शन होता। और जैसे हमारा कॉलेज एनबीए है, नैक A+ है, ये देखिए यहाँ लगा हुआ दिख रहा आपको A+ है, हम A++ के लिए भी अप्लाई किए थे। तो ये जो कारण की वजह से अभी हम इतने अच्छे, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इतना अच्छा होने के कि हमारे पास जो एक्सपीरियंस आ गया हम वो शेयर करें। जैसे ये कॉलेज में आए, वैसे ही मैं आप लोगों से पूछ के आपके कॉलेज में आऊँगा, तो उससे क्या होगा, मेंटरशिप, मतलब हम खुद अच्छे होने के बावजूद हम दूसरों की भी मदद कर रहे हैं। जैसे जो रूरल एरिया है, एक सोसाइटी का एक है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप जो भी अच्छे हो गए, जो भी आपको मिला वो आपने दूसरों को भी देना चाहिए, मदद करना चाहिए। तो उसमें क्या होता, एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें जो दूसरे कॉलेजेस है आजू बाजू जो रूरल एरिया में, उनकी मदद करना चाहिए। तो उसके अंतर्गत हम आपकी मदद करना चाहिए। इसलिए मैं आपका नंबर, आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपके प्रिंसिपल का नाम और मोबाइल नंबर के कागज़ पे लिख कर
टाइम वेस्ट नहीं होगा जाते वक्त, नहीं तो आप भूख की जल्दी में रहेंगे। अब देखिए आप असली मुद्दा चल रहा है, ये क्राइटेरिया कैटेगरी, ये अलग है, ये जो है ऑटोनॉमस के लिए है, ठीक है, ये पूरा फुल यूनिवर्सिटी है, ये ऑटोनॉमस के लिए, ये एफिलेटिंग यूजी के लिए, ये एफिलेटिंग पीजी, मतलब यूनिवर्सिटी वाले। तो अपन जो मैंने लाल एरो बताया वो इसके बारे में है। तो करिकुलर एस्पेक्ट में 100 मार्क्स है, टीचिंग लर्निंग में 350 मार्क्स है, रिसर्च इनोवेशन में 110 है, इंफ्रास्ट्रक्चर लर्निंग में 100 है, स्टूडेंट सपोर्ट प्रोटेक्शन में 140 है, गवर्नेंस लीडरशिप में 100 है। ये पूरे मार्क्स है। आई बात समझ में? ये अपने को अपना जो मेन फोकस रहेगा वो इस पे रहेगा। ये यूनिवर्सिटी है, ये ऑटोनॉमस कॉलेज है, ये एफिलिएटिंग जिसमें अपन आते हैं, और एफिलिएटिंग पीजी जिसमें पीजी। अब देखिए 2023 से बदल गया है, पहले मार्क्स अलग थे और पूरे फॉर्मेट्स बदल गए। पहले मैंने बताया कि मार्क्स पता नहीं रहते थे किसको कितने मिल जाते। तो ये देखिए करिकुलर एक्सपेक्ट में 100 मार्क्स जो है, ये टीचिंग लर्निंग है, रिसर्च है, ये पूरे जो मार्क्स है जो है अपन पूरा उसके अंदर एंट्री करते हैं, अपलोड करते हैं और भेज देते हैं। तो 70% ऑफ मार्क्स जो है वो कहाँ से आते हैं? एक क्वांटिटेटिव से आते हैं 70% मार्क्स। अब 70% मार्क्स कौन देता? ये जो नेट है वो एक प्राइवेट एजेंसीज को देती, थर्ड पार्टी बोलते हैं उनको, और वो आपको पता नहीं लगा कौन, और वो लोग आपके पूरी जितनी भी आप पेपर भेजते, तो 70 मार्क्स में से आपको 70% मार्क्स, पूरे 100% है समझ लीजिए, 70% जो है ना वो बाहर की एजेंसी जिसको नैक देती है वो देती है, और फिर बाद में कमेटी विजिट करती है, नैक पीयर विजिट बोलते हैं उसको, वो आके 30% मार्क देती है और वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स देखती है उसको। तो 30% विजिट पे डिपेंड करता है, 70% विजिट जो है वो बाहर थर्ड पार्टी। तो जस्ट आई विल बी फोकसिंग ऑन, ये यूनिवर्सिटी का है, ये ऑटोनॉमस का है, ये एफिलिएटिंग यूजी है, ये एफिलिएटिंग पीजी है। तो वी विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन दिस। तो रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सटेंशन में ना पहला है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड फैसिलिटी, इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल है यूजी में, पीजी में भी नहीं है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर रिसर्च 15 मार्क है, इनोवेशन सिस्टम में नॉट एप्लीकेबल, रिसर्च पब्लिकेशन अवार्ड 15, कंसल्टेंसी नॉट अवेलेबल, एक्सटेंशन एक्टिविटी 60, कोलैबोरेशन 20। जैसा कोलैबोरेशन मतलब एक कॉलेज दूसरे कॉलेज से कोलैबोरेट कर रहे हैं, जैसे हमारे मैडम जो डायरेक्टर है, शी हैज डन ए एमओयू विद प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या होता, एक दूसरे की हेल्प होती, राइट। अब देखिए जो मैं बताया 3.1 से बोला जाता है, इसको 3.2 से बोला जाता है, इसको 3.3, 3.4, 3.5। ये वेटेज है, जैसे 10, 15, 25, 40, 20, ये 110 के मार्क्स है, जस्ट क्राइटेरिया। इसके अंदर मैंने बताया क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर क्या है, 70% मार्क्स, जैसे 70% मार्क्स जब आप एसएसआर भर के भेज देते हैं, तो नैक के पास एक प्राइवेट एजेंसी है जो आपको नहीं पता रहती, वो बहुत सारे अच्छे कंपनीज रहते हैं, जैसे कि समझ लीजिए इंटेल या एप्पल या कोई बड़ी बड़ी जो टॉप इन्फोसिस, इनके पास ऐसे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और वो सब चीज़ आपकी देखते हैं, थर्ड पार्टी, वो किसी को पता नहीं रहता, सीक्रेट रहता, और वो स्टूडेंट्स को भी कांटेक्ट करते हैं, पेरेंट्स से सबको कांटेक्ट करके पता लगाते हैं ये सब डॉक्यूमेंट सही है, तो वो 70 मार्क्स जो मिलते हैं वो चेक करते और उसमें से देते। तो अभी तक मैंने बताया, अभी तक मार्क्स नहीं पता रहते थे, आप कितनी भी मेहनत करो आपको पता नहीं चलता था, सरप्राइज। अभी मार्क्स क्लियर हो गए, बेंच मार्क 10 करेंगे तो 2 मार्क, ऐसे मार्क्स डिफाइंड है। तो मैं जैसे इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि ये जो है ये पॉलिसीज, प्रैक्टिस और रिसर्च इनोवेशन, ये जो आपकी संस्था है, जो आपका कॉलेज है, वो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है और रिसर्च करता है। मतलब ऐसा माहौल बनना चाहिए कॉलेज में जहाँ रिसर्च का माहौल बनना चाहिए। तो ये कौन करेगा, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और जो सीनियर फैकल्टी।
टू अंडरटेक रिसर्च प्रोजेक्ट यूजफुल, ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट जो सोसाइटी के यूजफुल। फिर बाद में इनोवेशन में ये इम्पोर्टेंट है कि आपका काम नहीं है कि आप खुद बड़े हो गए, आप खुद समझदार हो गए, बहुत नॉलेज आ गए, लेकिन जब तक आप नॉलेज किसी को ट्रांसफर नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं। जैसे हमारे एक प्रोफेसर आते हैं, उन्होंने आपको CO PO मैट्रिक्स सब आउटकम्स बताए, तो जब तक जो नॉलेज है ट्रांसफर नहीं करिए, आपने नॉलेज ले लिया और मर गए, क्या मतलब, क्या पाया आपने? आपका दायित्व बनता है कि आपको जो भी ऊपर वाले ने दिया, जो भी आपने कहाँ से लिए, ऊपर से आएगी आप, मतलब जैसे जो वाणी ऊपर से नहीं आई ना, आपने सीखे ना, किसी और से सीखे, अपने टीचर से सीखे, तो वो आपको ट्रांसफर करना जरूरी है। तो वैसे ही जो आपको नॉलेज है वो एक्सटेंशन ऑफ एक्टिविटीज इम्पॉर्टेंट। जैसे जो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें कोई मशीन बन रही, तो आप आजू बाजू की जो गरीब विलेज है उसमें मदद करो। वैसे ही जो छोटे कॉलेजेस है जो रूरल एरिया में जहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं मिलती, तो वो है दिस कम सर्विंग द कम्युनिटी थ्रू एक्सटेंशन। जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हर सिटीजन पे कि वो जो सीखा है वो दूसरों को सीखा है, तो उसी के दौर पे आपको आजू बाजू के जो छोटे स्कूल्स हैं वहाँ आप जाके उनको पढ़ाइए, कंप्यूटर सिखाइए, आप उनको अच्छे हैबिट्स बढ़ाइए। झोपड़पट्टी है तो वहाँ जाके उनको हेल्थ बताइए, हेल्थ बेनिफिट, टोबैको मत खाने के एक ड्राइव दीजिए, स्मोकिंग की ड्राइव दीजिए, वुमेंस के लिए सैनिटरी वेयर्स जो है वो, हाइजीन, ऐसी सब चीज़ें, अभी कोरोना फैला हुआ है तो उसका बताइए। तो ये सब है ना, ये एक्सटेंशन तीन जो बताया ना मैंने, रिसर्च, इनोवेशन और एक्सटेंशन। रिसर्च मतलब जो मैंने पहला पॉइंट बताया पॉलिसीज, और दूसरा जो है इनोवेशन, मतलब ऐसे इनोवेशन करना जो सोसाइटी को काम है। आप बहुत अच्छी अच्छी मशीन बना रहे हो किसी के काम के लिए, सिर्फ प्रोजेक्ट पेपर के लिए बना रहे हैं, थीसिस बना रहे हैं, कोई मतलब नहीं। वो ऐसा रिसर्च करो जो अपनी सोसाइटी में काम में आए। तो वो सेकेंड आता है। थर्ड आता है एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिटी को आपको मदद करना है। तो ये हर ग्रुप पे दायित्व बनता है। ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग कॉलेज पे आपका आर्ट्स है बोलेंगे हमारे पास क्या है, हम तो कोई मशीन नहीं बना सकते, ऐसा नहीं बात। तो ये आपका काम है गांव में अड़ोस पड़ोस में जहाँ झोपड़पट्टी है वहाँ जाओ, वहाँ उनको बताओ कि हाथ कैसे धोना, ऐसे धोना, 20 मिनट तक गाना गाते रहना, 20 मिनट तक हाथ धोना चाहिए। फिर बाद में ना कभी छींक आई तो ऐसा छींकना चाहिए, लोग कैसे खाते, फिर मतलब ये जो अच्छी हाइजीन की चीज़ें हैं, फिर क्या खाना चाहिए, जैसे नींबू का सेवन करना चाहिए, इससे विटामिन C होता है। तो ये ऐसे हाइजीन की चीज़ें बताइए। लेडीज़ लोग हाइजीन, लेडीज़ हाइजीन का बताइए। जेंट्स लोग जाके बताइए टोबैको खाने से कैंसर होता है। स्लाइड्स बनाइए, उनको एक कमरे में जमा कीजिए और उनको स्लाइड्स बताइए, या वीडियो बनाइए। उनके पास आजकल रिक्शे वाले के पास भी व्हाट्सएप है, आप वो वीडियो छोड़ दीजिए, उनको सबको बोलो 10 रिक्शे वालों को जमा करो, वरना टोबैको खाने से ऐसी बीमारी उनको नहीं पता है, पूरी वीडियो नहीं देखते। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। जस्ट कमिंग बैक टू द रियल टॉपिक, 3.2 है ये इनोवेशन इकोसिस्टम। इसके 15 मार्क है। तो जैसे 15 मार्क कहाँ से आएंगे कि ये जो 30% जो मैंने पहले बताया, उसके अंदर 30 मार्क्स में से 10 मार्क ये है। तो इसमें क्या लिखा है, इंस्टीट्यूशन हैज क्रिएटेड एन इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन एंड इनिशिएटिव फॉर क्रिएशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आपका वहाँ आके देखेंगे कि आपने ऐसा माहौल बनाया कि नहीं कि जिससे आप इनोवेशन कर सकें। मतलब वो तो देखेंगे कि आपके कितने पेटेंट हुए, कितने पब्लिश हुए, इंफॉर्मेशन सेंटर है कि नहीं, ये सब बातें हैं। लेकिन वो मैनेजमेंट का भी देखेंगे कि आपके यहाँ कितने फैकल्टी को आपने बच्चों, टीचर लोगों को या स्टूडेंट को वर्कशॉप में भेजे, जहाँ पेटेंट का एक ऑफिस है, पेटेंट वालों को आपने बुलाया कि वहाँ सेमिनार अपने यहाँ लिए कि नहीं, और आपके कितने पेटेंट्स है। पेटेंट ये मत सोचिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज वाले ही पेटेंट कर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं। पेटेंट को अगर शॉर्ट में बताता, अगर आपके पास एक सादा सा सफ़ेद कागज़ है और आपके पास एक काली पेन है और आप उसको कुछ भी शेडिंग कर रहे हैं, आप में से कितने फैशन डिज़ाइन वाले हैं, कौन से आर्ट्स वाले, कोई है यहाँ? कहाँ से बिलोंग करते हैं आप सब लोग? आर्ट्स या कॉमर्स या फैशन डिज़ाइनिंग या नर्सिंग? कॉमर्स। तो आपने कोई डिज़ाइन करे, कोई सिस्टम डिज़ाइन करे कि भाई इतने पैसे दो तो इतने दिनों में बढ़ जाते, और फिर बाद में ऐसा 6 महीने के बाद इतने बढ़ेंगे, ऐसा कोई फॉर्मूला डिवाइस करें, कोई सिस्टम डिवाइस करें। वो आपने सिर्फ पेपर पे पेन से लिख लिए और उसका डायग्राम बनाए, ब्लॉक डायग्राम, और उसको पेटेंट फाइल कर दिए। तो 800 में ही पेटेंट फाइल होता, 1200 में या 800 में, 1200 के अंदर फाइल होता, फिर बाद में स्टेजेस लगते रहते, तो आप पेटेंट फाइल कर सकते हो। पेटेंट आने को टाइम लगता है 2-3 साल लगते हैं, उसको 25 साल कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट जो आप कर सकते हैं 1200 में आप फाइल कर सकते हैं। तो आप
आप ये बता सकते हैं कि आपने पेटेंट फाइल कर दिया, फिर उसको टाइम लगते रहता है। तो कम से कम 1200 या 2000 में आपको एक, आपने से मैं सब बुरा मत मानिए, आपने से यहाँ से एक के बाद भी पेटेंट नहीं होगा, है ना। तो वो आप सोचते, डरते, और डर सबसे खतरनाक चीज़ है, वो इंसान को खा जाती है। जैसे मेरा जैसा आदमी, मैं बिल्कुल फ्रीली बात करता हूँ, हज़ार लोगों के सामने भी बोला था, आपके सामने भी बता रहा हूँ कि मैडम मैं मुझसे टाइम लूँगा आपको, जैसे 1 सेकेंड ही लूँगा बताने के लिए, तो ये स्लाइड से आपको जल्दी मजा आएगा। मैडम ये वो जगह की जिसका मैं डिस्क्राइब कर रहा था, 1000 से ज़्यादा लोग थे, इनके सामने भी मैं बताया। नागपुर से मुरौली पता है आपको कितनी नज़दीक है, वहाँ भी मैं नहीं जा सकता था, और इतने सारों लोगों के सामने बोला हूँ मैं, और मैं बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब में आ जाती है। बात ऐसी है कि डर जो चीज़ें इंसान को खा जाता है। मैक्सिको जहाँ कुछ मतलब है ना, ज़बानी समस्या, एम्स्टर्डम, ऐसी जगहों तक मैं चला गया, जो इंसान उमरौती अकेले बस में ट्रैवल नहीं कर सकता था, वो अकेले जाके वहाँ अपनी ज़बान नहीं, वहाँ ऐसी रेलवे स्टेशन रहता है अंडरग्राउंड, जाओ वहाँ एक गेट रहता है, वो खुलते रहता। आपने देखा ना रेलवे में ऐसा गेट रहता है, एक खुलते, उसमें कॉइन डालो तो वो खुलता, तो फिर वो अटक गया, तो फिर वहाँ कुछ देखे तो कुछ कोई आदमी नहीं आपकी मदद करने वाला। तो कहने की मतलब बात ये है कि आप जुनून रखो तो सब कुछ हासिल है, हो सकता है। तो आप पेटेंट की मैंने बात कर रहा था, आप पेटेंट 1200 में कर सकते हैं, तो आपको इस पर पेटेंट करना है, और फिर आपके इंक्यूबेशन सेंटर होना चाहिए। इंक्यूबेशन सेंटर आप बड़े आर्ट्स में क्या होता है इंक्यूबेशन सेंटर? स्टार्टअप्स। जैसे एक स्टूडेंट ने समझ लीजिए ऐसा एक बिजनेस चालू करा कि सबके घर में फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा संडे के संडे। फ्रूट, उसमें लोगों का नाम, उसका फ़ोन नंबर, उनको कब फ्रूट चाहिए, कौन से फ्रूट चाहिए। अब है ना वो ऐप बना के, ऐप क्या, गूगल फॉर्म बनाया, जितने भी अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं, 100 लोग, 15 लोग, 20 लोग, उनको सबको छोड़ दिया, फिर दूसरे अपार्टमेंट में गया, उसमें भी छोड़ दिया, उनके सेक्रेटरी को दिया, उनके सेक्रेटरी। अब उसके बाद पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी किस किस को कौन से फ्रूट पोस्ट में कौन चीज लगते हैं। जैसे पूजा होती तो नारियल लगता, 2 हार लगते, ये ऐसा एक बिजनेस चालू किया, तो ये एक स्टार्टअप हो गया। समझ रहे हैं आपको स्टार्टअप समझ? ऐसे ही किसी ने धोबी का, कपड़े धोने का, क्योंकि आजकल आपके पास टाइम नहीं है, तो जैसे पूजा होती रहती है हर शनिचर को या जो थर्सडे को, और अपने को नारियल लगता, फूल लगता, मिठाई लगती, और चीज़ें लगती, सामग्री लगती, तो वो आपके घर में बराबर सुबह 7 बजे आ जाएगी। तो ये स्टार्टअप हो, तो आपने ये मत बोला कि हमारे पास आर्ट्स कॉलेज है तो हम जैसा इंक्यूबेशन सेंटर रखेंगे। इंक्यूबेशन सेंटर एक कमरा नहीं ना, उसके ऊपर लिखा रहेगा इंक्यूबेशन सेंटर, और उसमें ना 4-5 लड़के जो खड़े रहेंगे, जो एक काय का ऐप बनाए जो मैंने बताया। ऐसे ही कूलर का हो सकता, कूलर के मेंटेनेंस के लिए, है ना, वॉशिंग के लिए, वो क्या करेगा, आपको एक ऐप बना के छोड़ देगा, और आपको बोलेगा जैसे आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का, प्लम्बर का, वो सबके पास उसका फोन रहेगा, बस आप उसको एक बार कॉल कर दो, वो भेज देगा। तो वो भी एक स्टार्टअप है। स्टार्टअप का ये मतलब समझिए कि बहुत बड़ा बिजनेस, करोड़ों का, छोटा सा भी बिजनेस। ऐसे आप 4-4 लड़के जमा कर सकते हैं। कॉमर्स वाले जैसे उसने एक ऐसा बनाया एक्सेल शीट, जिससे ना आपका इनकम टैक्स का रिटर्न आ जाता, कितनी सैलरी है, कट रहे, क्या होते हैं, ऐसे स्टार्टअप तो दिस इज कम करता है। फिर दूसरा है ये एक्सटेंशन एक्टिविटी है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपको अपने पड़ोस में, जो भी आपका कॉलेज है उसके पड़ोस में आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट करना है। ये 5 साल के लिए करना है। तो आपको जैसे मैंने बताया, पड़ोस में जाना है, स्कूल हो सकती है, पड़ोस में झोपड़पट्टी हो सकती है, आपके चौक पे रिक्शे वाले हो सकते हैं, आपके चौक पे पान के ठेले वाले हो सकते हैं। आप सबके पान के ठेले वालों को जमा करेंगे, या उनके पास जाएंगे 3-3 टीचर मिलकर, और उसको बताएंगे, बैनर लगाएंगे, आपके कॉलेज का नाम, आपके कॉलेज का नाम बताइए। लाइसेंस कॉलेज ऑफ नागपुर, वहाँ वो बैनर रहेगा, 3-4 टीचर लाएंगे और बताएंगे पान के ठेले के बाद तो बैग को नहीं बेचना चाहिए। बेचते ही वो, लेकिन वो इलीगल है, लेकिन बेचते। तो वो आप ऐसा आपको वो फोटो खींच देंगे, वो एक छोटा सा पेज बनाएंगे, उसमें लिखेंगे फोटो, फिर लिखेंगे डेट, कितने टीचर थे, कितने स्टूडेंट, 10-15 स्टूडेंट को भी लेकर गए, और वहाँ लोकेशन भी उसमें ऐड कर देंगे। आजकल गूगल लोकेशन पता है ना आपको, कैमरा में आता गूगल लोकेशन, तो वो भी होना चाहिए। तो ये सब इसके अंदर कर रहा था। फिर आप कोई आजू-बाजू छोटी सी स्कूल हो गई,
पीजी की या सेकंड की या फिफ्थ तक भी, लेकिन वहाँ एक भी कंप्यूटर नहीं है। आपको कंप्यूटर आता ना, सबको कंप्यूटर आता भी ना, तो वहाँ जाके वो एक कंप्यूटर सिखा देते हैं। तो वो भी एक कम्युनिटी हेल्थ का बताया मैंने आपको सभी का। ये लास्ट है अवार्ड्स एंड रिकग्निशन रिसीव फॉर इट। मतलब आपको बहुत सारी जगहों जैसे है ना, यहाँ जो सरपंच है, ये एरिया जो तहसील आती है सरपंच है, तो आपको ये एक्टिविटी जब आप करेंगे तो आपको वो सरपंच से सर्टिफिकेट भी मिलता है कि अवार्ड मिलेगा आपको कि आपने ये काम किया, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। आपको बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स लेना पड़ेगा, ऐसा मांगना नहीं पड़ेगा, कुछ काम करेंगे तो जरूर अवार्ड देंगे। तो आप सरपंच के पास जाएंगे, ये सब काम करेंगे। ये एरिया में बहुत सारी जगह है हिंगना में, तो आप लोग सब ये एरिया के आजू-बाजू है कि कहीं और सिटी के लिए? नागपुर है। तो एनीवे आप मदद करेंगे तो आपको अवार्ड भी मिलेगा। रोटरी क्लब से अटैच हुई। अब जो दूसरा भाग है ये वाला, ये 3.11 है। ये इसके अंदर आपको जो ग्रांट गवर्नमेंट से कितने मिले, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी से कितने मिले फॉर रिसर्च फॉर, तो आपको ईयर रहेगा और नंबर, मतलब 5 साल का आपको डाटा डालना पड़ेगा। यहाँ नील लाएगा, क्यों नहीं लाएगा बताइए? क्योंकि आपने अप्लाई नहीं करे। आप अप्लाई क्यों नहीं करें? क्योंकि आपके पास नैक नहीं है, आपके पास एनपी नहीं है। जब तक आप नैक नहीं लाएंगे, आपके पास कोई आपको मान्यता, आपको कोई भी क्यों पैसा लेगा, कोई क्यों आप पे भरोसा करेगा? जब तक आप नैक नहीं करेंगे आपको कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए नैक करने के बाद ये सब आता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं। जो प्राइवेट एजेंसीज है, जैसे मैं बताया, आप स्टार्टअप, जैसे मैंने बताया आपको स्टार्टअप, तो कोई भी कुछ अच्छे ज्ञानी एंजल्स बोलते हैं उनको, फरिश्ते। नागपुर में ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत सारे फंक्शन होते रहते हैं, जिन्हें कहते हैं स्टार्टअप्स, हैकाथॉन, सुने होंगे आपने पेपर में। तो क्या होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और वो बड़े बड़े लोग, आपने शार्क टेलीविजन देखते हैं, सीरियल देखते हैं, शार्क देखा किसी? उसमें क्या होता है देखे आपने? लोग अपने अपने प्रपोजल्स लाते हैं। जैसे हमारे स्टूडेंट्स, कुछ लोगों ने संतरे के छिलके से स्प्रे बनाए और उससे ना कपड़े के ऊपर जो स्टीन आता वो मूव करने के लिए। किसी ने ऐसे कपड़े बनाए जो फटे हुए, जो सब खराब रहते ना, उससे बैग बनाए, हैंड बैग। तो ये सब स्टार्टअप्स है। तो ये जो आपको ग्रांट्स कब आएंगे, आप जरूरी नहीं है गवर्नमेंट से आना चाहिए, आप प्राइवेट एजेंसी में जा सकते हैं। जैसे महिंद्रा में गए और आपने उनको बोले कि हाँ आके आपको कॉमर्स का आपका काम कर देंगे, तो आपको कोई आप बोले कि नहीं, हम आपके जो जितने स्टाफ है उनका एड्रेस, उनकी डिटेल्स हम एक सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, एक्सेल शीट बना के देते हैं, तो आपको पैसे देंगे। तो आप ये मत सोचिए कि हमको ग्रांट्स नहीं आता है, तो आपको ग्रांट्स लाना पड़ेगा। बात क्लियर हो गया? इसका फॉर्मेट रहेगा ये 3.11 में, नेम ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, नेम ऑफ द प्रिंसिपल, जो मेन इंचार्ज रहता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, और जो दूसरा रहता है उसको कोई इन्वेस्टिगेटर। डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट, कॉमर्स का है, साइंस का है, इंजीनियरिंग का है, कौन से साल में मिला, कितना अमाउंट सेंक्शन हुआ, 2 साल था, किसका ड्यूरेशन था, फंडिंग एजेंसी कौन सी है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है या पंचायत है या AICTE है या राजीव गांधी साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके एजेंसी है जिससे फंड्स मिलते हैं। आप जरूरी नहीं इंजीनियरिंग को मिलते हैं, आप क्यों मिल सकते हैं? आप अगर एक रिसर्च प्रोजेक्ट करें, आर्ट्स वाले कि स्टडी कर रहे हैं कि यहाँ कितने गरीब बच्चे हैं जो अनपढ़ है, या कितने गरीब बच्चे हैं लड़कियाँ जो अनपढ़ है, या कितनी लड़कियाँ पढ़ी है, या कितनी लड़कियाँ 8वीं तक पढ़ने के बाद ड्रॉप आउट होगी, कोई भी रिसर्च कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी उस पर भी गवर्नमेंट ग्रांट देती है। आप रिसर्च कर रहे हैं, आपका प्रपोजल अच्छा होना चाहिए और वो गवर्नमेंट की जो कुछ स्कीम है उस पर मिलना चाहिए कि यहाँ कितनी बच्चियाँ हैं जो उनको हाइजीन के बारे में, लेडीज़ के हाइजीन के बारे में नहीं पता है, या कितनी लेडीज़ हैं, माएँ हैं जिनके बच्चे की पोषदादार है, कुछ भी आप रिसर्च कर सकते हो, आपको पैसे मिलेंगे। फिर ये जैसे बताया गया कि क्या क्या होना चाहिए, जैसे इसके अंतर्गत जैसे सैंक्शन लेटर होना चाहिए। ऐसे नहीं आप बोल सकते कि हमको ग्रांट मिला, सैंक्शन लेटर जरूरी है। और खास बात, ग्रांट अगर आपकी संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है आपकी, जैसे समझ लो ये एक संस्था है, इन्हीं की 2-3 कॉलेजेस है, एक संस्था के अंतर्गत इधर का ग्रांट उधर चले गया। अब मैं आपको जो मुद्दे वाली बात बता रहा हूँ, जो इस साल जो
जीरो आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? हमारा समझ में 1 लाख से ऊपर रहता है इंसान तो 0 मार्क्स मिलता है। अब पता चल गया 15 लाख रहेंगे, इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे, तो मैनेजमेंट को बताने का अच्छा रहता। ये पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? इनोवेशन इकोसिस्टम। इसके अंदर आपको क्या करना है? वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, रिसर्च मेथोडोलॉजी, IPR, इसमें क्या करना है आपको? तो होस्ट करना है 5 साल तक आपको वर्कशॉप, जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी भी हो रहा, जैसे ये एक वर्कशॉप हो रहा, या फिर बाद में IPR मतलब पेटेंट कैसा करते, पेटेंट को कैसा बनाते, तो ये फ्री में होता सब। आपको पता है, आपको अगर आप पेटेंट ऑफिस जाएंगे, वहाँ बहुत सारे लोग इतने अच्छे हैं, आपको यकीन नहीं है ना कि गवर्नमेंट के लोग इतने अच्छे हो सकते हैं। वो लोग आपको फ्री में आके यहाँ पूरा बता भी जाएंगे, पूरे पेपर बताएंगे ऐसा ऐसा, आपको न्योता भी देंगे आइए, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये आपको करना, अगर नहीं करे तो आपको यहाँ लिखा ईयर और नंबर, इसके 5 मार्क है। इसका टेबल ये है 2022-23, 2021, 19-20, मतलब 5 साल तक 1 2 3 4 5। ये वर्कशॉप का नाम रहेगा, कितने पार्टिसिपेंट है, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, और जो आप एक पेज बनाइए, एक आदत डालिए, जो भी एक्टिविटी में पेज में फोटो डालना, डेट डालना, वेन्यू डालना, टाइम डालना, कितने पार्टिसिपेंट थे, क्या आउटकम, क्या लोग सीखे। ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए वर्कशॉप ऑन पेटेंट, हाउ टू पेटेंट, तो उसमें आउटकम आना चाहिए, लोगों ने सीखे। जैसे इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा आपने क्या सीखे। कोई भी काम करने से पहले आप क्यों जाते हैं वर्कशॉप में? हम कुछ सीख के आएंगे, तो क्या सीख के आएंगे? 1 2 3 4 कि भाई हमको मालूम हो गया ये पॉइंट है, वो पॉइंट है, तो वो आपको लिख के आना चाहिए और उसका फीडबैक लेना चाहिए। फीडबैक लेते ना, अच्छा बुरा, ये समझ में आया कि नहीं आया, और उसका इम्पैक्ट एनालिसिस। ये आपको हर 5 साल का, हर साल का एक। तो पेटेंट के लिए, वर्कशॉप के लिए, रिसर्च के लिए आपको फंक्शन करना है। सर ये जो पॉइंट्स हैं तो सम्मान कर रहे हैं, है ना? अच्छी बात है कि नहीं? नहीं, जैसे अभी तक हमने बाहर के लोगों के लिए नहीं किया, लेकिन कॉलेज के बच्चों के लिए हाँ, किया। कॉलेज के लिए करें, लेकिन बाहर के लिए नहीं करेंगे, ज़्यादा बेटर है। उसको बताने में बहुत आसानी होती है कि हमारे, क्योंकि अंदर के लोग तो करेंगे, जबरदस्ती भी करवा सकते हैं। फिर ये उसमें क्या चीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ रहेगी, जब भी वो मान्यता रहेगी, ब्रोचर बनना चाहिए उसका, एक छोटा सा, जैसे देखेंगे ना आपको ब्रोचर मिला होगा, है ना? फिर फोटोग्राफ होना चाहिए, डेट होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए वर्कशॉप का, और डिटेल रिपोर्ट जैसे मैंने बताया। फिर खाली रिसर्च मेथोडोलॉजी पे होना चाहिए, मतलब IPR पेटेंट पे होना चाहिए, और एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक और गवर्नमेंट की संस्था जैसे NCET करते हैं, नागपुर के सिमिलर में है ना, वहाँ MSME भी है, तो वो लोग आके फ्री में वर्कशॉप करते हैं, बस आपको तो बोलने की जरूरत है। लेकिन आपको तो पता नहीं है ना ये सब चीज़ें, आपकी भी कोई गलती नहीं है, पता नहीं है, तो आप यहाँ आए तो आपको देखना बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं बहुत सारी चीज़ें पता चली। पैसा जाया करके बहुत बोर होता, करना नहीं है, आपकी भूख भी लगी, बहुत तकलीफ भी रहती, लेकिन वो कुछ हासिल करने के लिए छोटा सा एक किस्सा आता है। एक अगर आपको टाइम होगा, अगर एक गुरु जी थे और उनका एक शिष्य था। गुरु जी ने बोले थे एक बांस रखा, बांस देखिए ना, बड़ा बैम्बू, उसको उसमें पानी भर के लाओ बोले। वो बहुत अच्छा शिष्य था, लेकिन वो ज़्यादा था, स्टूडेंट बहुत दूर से आता था, वो नदी के पास आता था, पानी लाता था, और उनके मठ में जहाँ उनकी झोपड़ी थी उसमें जाके डालता था, पर पानी उसमें रह पाता था क्या? निकल जाता ना, सबको पता है बैम्बू में से निकल जाएगा पानी, क्योंकि फोर्स है ना गड्ढे। वो ऐसा 10 बार किया और फिर आखिरी में थक गया, तो उसने फिर बाद में ना आखिरी बार उसका पूरा भरा हुआ आया, उसने डाल पाया 10-15 बार के बाद। फिर उन्होंने कहा गुरु जी जब आपको मालूम था तो आपने मुझे इतना परेशान क्यों करे? तो उन्हें बताया कि देखो मुझे मालूम था कि वो जो बैम्बू है वो कुछ देर तक पानी छोड़ता, कुछ देर के बाद पानी ब्लॉक कर देता, और आखिरी में आपने देखे वो पूरे पोर्स भर गए थे पानी से, और उनको जो गुरु को ज़्यादा मालूम रहता कि व्हाट इज इन द फ्यूचर। तो वैसे ही आप भी गुरु है, इसलिए आप भी ये सोच के आए होंगे अच्छा कुछ मिलेगा, तो हरदम एक पॉजिटिव वाइब आते हैं। देखो सबसे पहला जब आप कॉलेज से निकलते हो तो थोड़े वहाँ सब जगह नेगेटिव चीज़ें होती है, हर एक जगह, मेरी तरह आपकी तरह सब जगह घर में, अगर आप कहीं बाहर जाओ तो आपको एक अलग पॉजिटिव वाइब आता है।
यहाँ होके मिले, यहाँ आपको शांति थोड़ी नींद आती, दूसरे आपको मोबाइल में एक जियो टैग होता गूगल का, और वैसे भी एक ऐप भी आया जिसका नाम है, एक सेकंड बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं टाइम स्टैम्प कैमरा फ्री, वो भी है, और जियो टैग सबको पता है, जियो लोकेशन, तो फोटो खींचते हैं वहाँ जियो लोकेशन, उससे ये पता चलता किस दिन कहाँ, जैसे आप यहाँ की फोटो बता देंगे अपने कॉलेज में कि हमने ये फंक्शन में कर सकते ना, लेकिन जियो टैग से पता चलेगा ये हिंगना है और आप सदर में रहते हो। प्रोग्राम कंडक्टेड अंडर मैट्रिक 1.21 में जो एक्टिविटी है वो और ये एक जैसी ही होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अब 40 अगर आप एक्टिविटी करेंगे 40 तो 4 मार्क करेंगे, 30 से 40 करेंगे 3 मार्क, 20 से 30 करेंगे 2 मार्क, 5 से 20 1 सर ये 40 5 इयर्स में पर ईयर सॉरी फॉर 5 ईयर्स 5 पर ईयर 8 5 नहीं पर ईयर 8 प्लस है। हाँ 8 5 का, तो 8 कम से कम मिनिमम चाहिए, 40 होना चाहिए जब आपको चाहिए, तो 8 आपको करना ही चाहिए, 2-3 रिसर्च मेथोलॉजी, 2-3 IPR, 2-3 स्टार्टअप्स पे। और मैं एक बात बताऊँ, बच्चों को अपन जो बच्चे जो यंग जनरेशन है इनकी ताकत आप समझते ही, आप क्या सोचते हो, मैं भी ये सोचता कि अपने पास जिम्मेदारी दी गई, अपने को ये करना है, इसका लोड आता, अगर मेरे को बोले 8 प्रोग्राम साल भर में करना है, कैसे करूँगा, मैं परेशान हो जाता। लेकिन अगर आप बच्चों को कोऑर्डिनेटर बनाओ, भाई ये यू आर द कोऑर्डिनेटर, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा को इधर आओ सबके सामने, भाई पूरी क्लास का ये देखो मैं चूज कर रहा हूँ, आपको ये पसंद है, सब बोलते हैं, अगर नहीं वो दूसरे को उसको भी ला देना, हाँ तुम दोनों मिलके ये काम करेंगे, इनके साथ कौन आ रहा है 4-5, हाँ आ जाओ इधर आ जाओ, तो वो एक टीम बनाती है, उनको बताती है, वो पूरा कर डालते हैं, पूरा काम करता है, वो दोस्त भी लाते हैं, दूसरे कॉलेज से भी लाते हैं, और पूरा अच्छे से काम करते हैं, पूरा बैनर लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर अपन उनको यूज ही नहीं कर पाते, तो ये आप यूज कीजिए। फिर लास्ट पॉइंट 3.3 है रिसर्च पब्लिकेशन एंड अवार्ड, ये बहुत ध्यान रखें, ये जैसे इसके अंदर ऐसा दिया हुआ है कि कितने आपने पब्लिकेशन करे यूजीसी में, तो देखिए आप एक समझ लीजिए, जैसे करोड़पति लाखपति ऐसा बोलते हैं ना, मिलियनर, उसके बाद BMW है, अपने पास क्या है, अपन ये बोल सकते हैं कि BMW है, अपने पास करोड़पति है, लाखपति है, टीचर लोग बोले तो ऊपर वाले ने जैसा बनाया वो टीचर लोग अपनी अलग भूमिका है, तो अपनी जो ताकत है, अपनी जो मतलब मान पानी जो बोल सकते हैं, वो ये सरमाया जो बोल सकते हैं, अपना जो रिसर्च पेपर है, पब्लिश एक वर्ड है, पब्लिश और पेरिश, मतलब पब्लिश करो या बर्बाद हो जाओ, खत्म हो जाओ। अगर आप पब्लिश नहीं करेंगे, आप बुरा मत करेंगे, खत्म। किसी से पूछते जैसे बोलते हैं ना, वो उसके पास कितनी दौलत है, वो 10 लाख है, 25 लाख है, 2 मिलियन है, अपने पास क्या है, मेरे पास पेपर है, मेरे पास माँ है, तो बोलते ना एग्रीकल्चर बोल रहा ना, मेरे पास माँ है, वैसे ही अपन बोलते मेरे पास 50 पेपर है, 100 पेपर है, तो यूजीसी यूनियन ग्रांट कमीशन आपको पता होगा, उसमें ग्रेड्स है, तो आपको केयर यूजीसी केयर 2-1 आपको पेपर पब्लिश करना है हर साल। हमारे तरह ऐसा एक जबरदस्ती सिस्टम है, अगर आप 2 पेपर नहीं करेंगे आपका इंक्रीमेंट नोट किया जाएगा, तो सब करते हैं जबरदस्ती करते, स्टूडेंट के साथ करो ना पेपर, स्टूडेंट को जो काम वो आड़ा टेढ़ा बहुत आड़ा टेढ़ा करेगा, फिर अपन उसके साथ बैठ के अपन उसको रिफाइन करना, उसका भी नाम डालना, आपका भी नाम डालना, आपके पास प्रोजेक्ट है आप खुद भी कर देंगे, आपके अंडर में भी रखेंगे, तो कम से कम 3 जैसे 6 स्टूडेंट्स आपके अंडर है, तो 3 का एक ग्रुप बनाएंगे, दूसरे 3 का आप बुलाइए, कभी मैं आपको बताऊँगा कि पेपर कैसा बनाते हैं, कॉलेज में बुलाइए, रिसर्च मेथोलॉजी को बताएंगे कि कैसा पेपर बनाया था, कुछ नहीं, तो आपको खुद का रिसर्च भी करने की जरूरत नहीं, आप समझिए, आप सोचते आप परेशान क्या होते हैं, आपको परेशानी हो जाता है, आप सोचते मैं अभी इतना बुरा हो गया, मैं भी बहुत बुरा हो गया, 54 साल लगे थे, 5-6 साल में डालने, तो फंस जाते हैं, कहाँ से बनाएंगे अगली बार, तो रिव्यू पेपर होता, रिव्यू पेपर में कुछ नहीं रहता, मतलब आपने काम किए, आपका नाम क्या है, हाँ मिसेस तिवारी ने एक पेपर बनाया, मिसेस तिवारी ने एक पेपर बनाया, आपका नाम क्या है, मानसी शर्मा।
तो शर्मा मैडम ने भी पेपर बनाया। अब मैंने कुछ रिसर्च नहीं किया, मैं दोनों मैडम का नाम लिखूंगा कि रिव्यू पेपर ऑन, आप दोनों आर्ट्स के साइंस के, कॉमर्स, रिव्यू पेपर ऑन इनकम टैक्स फाइलिंग, पेपर मैंने बनाया, नाम मिल रहा है रिव्यू पेपर ऑन इनकम टैक्स फाइलिंग। लिखूंगा पहले इंट्रोडक्शन में मैडम ने ये रिसर्च किए, तो मैडम का शॉर्ट नेम रहेगा, उसके आगे 1 लिखा रहेगा, मैडम ने ये काम किए। फिर दूसरा मैडम का नाम है ना ब्रैकेट 2, मैडम ने ये काम किए। ये दोनों मैडम ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें ना इनकम टैक्स बहुत आसानी से लगा सकते हैं, इनके इसमें आसानी है लेकिन थोड़ी तकलीफ है। और ऐसा 8-10 ऐसे लाइन लिख के फिर मैं नीचे लिखूंगा कि मैं ऐसा काम करना चाह रहा हूँ कि इनका दोनों का काम जो है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, मगर मैं इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जिसमें एक ही बटन में आपको पूरा आंसर निकल जाएगा। समझ में आई? इसको होता है रिव्यू पेपर। क्या लगा आपको? मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल बताया, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है? क्रिटिकल एनालिसिस करना है, आलोचना करने में उस्ताद है बस, आलोचना करना है बस आपको, ठीक है, पॉजिटिव आलोचना काम के लिए। इसमें ऐसी चीज़ें कमियाँ रह गई, हो सकता है ऐसा करने से और अच्छा हो जाएगा और जल्दी आएगा, बस और तो पेपर बन गया, वो पब्लिश हो जाता। आपको कॉलेज से पैसे भी मिलते होंगे मेरे ख्याल से, बिल्कुल नहीं पैसे आपको, आपने ट्राई नहीं करे, ऑफिशियल कॉलेज से पैसे भी मिलते हैं पेपर पब्लिश करने में। जर्नल में आप पब्लिश कर दो तो आपका जितना एक नाम है, आप जैसे कितने लोगों के पेपर बताएंगे 5,000 आपके पास स्कोपस नहीं हो रहे, स्कोपस में भी होना चाहिए। तो ये आगे इससे बहुत बुरा अपना हाल होगा चाहिए, कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, अटेंड करना चाहिए, इसका लिंक, ये वेबसाइट जो जर्नल जहाँ है उसका लिंक उठा के इसमें पेस्ट करना पड़ता, एब्स्ट्रैक्ट का यूजीसी केयर में है क्या। अब इसका इनकम्प्लीट एंट्री नहीं चलेगी, पूरी डिटेल देना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट भी देना पड़ेगा। अगर 10 पेपर मतलब 10 पेपर आपके रहे तो 4 मार्क्स, लेकिन नंबर ऑफ पेपर पब्लिश पर टीचर ही हर टीचर को आपको कम से कम 2 देना है हर साल, हर टीचर को। अभी मैंने बताया आपको हर साल आपको 2, क्या होगा आपको जब मैनेजमेंट जैसी वो चालू करेंगे वो आपको डायरेक्ट पूछेंगे, हाँ भाई बताओ सबके पेपर 2 होना चाहिए, कहाँ है? बोलेंगे हमको तो उसने बताया नहीं। आगे बोलेंगे आप लोग सो रहे थे, ये आपका काम था, आप टीचर है ना, आपको मालूम होना चाहिए क्या करना है। तो दिस इज द बेसिक ड्यूटी। तो ये पूछेंगे नंबर ऑफ रिजल्ट पेपर पब्लिश कर, हर टीचर को 2 पेपर बनाना है, मतलब बनाना है, पाइए मतलब पाइए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पेपर हर एक को बनाना है, तो 10 पेपर होंगे, तो वो 4 है। तो बोलेंगे वो क्या करते हैं मैनेजमेंट, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ मैनेजमेंट के कुछ काम गलत हो गया, तो बोलेंगे आपके वजह से हमको नैक में नहीं मिला, आपके कारण हमको नैक में ग्रेड कम मिला, आप क्या करते रहते, हम आपको पैसा तो नहीं देते और आप पूरा काम नहीं करते। तो ये बहुत बुरा लगता है। फिर बुक्स कितनी लिखे, चैप्टर्स कितने लिखे, वॉल्यूम्स, पेपर पब्लिशिंग, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए जर्नल अलग होती और कॉन्फ्रेंस अलग होती, तो आपको कॉन्फ्रेंस में भी अटेंड करना है। इसी कॉन्फ्रेंस में नागपुर में जो कॉन्फ्रेंस है वो एकदम अटेंड करना, बाहर जाने में भी जाना चाहिए, लेकिन लेडीज़ को तकलीफ रहती, प्रॉब्लम रहती, लेकिन जाना चाहिए, उससे अच्छा लगता, चेंज लगता, कॉलेज पूरी फैसिलिटी देता, आप कोशिश ही नहीं करते, आप जाते ही नहीं। कौन जाएगा अपने ट्रेन में, फिर बाद में वहाँ लोग, फिर खाना कैसा, फिर वो आना पड़ेगा, चलना चल रहे दोस्त हो गए, अभी फिर 5 साल तो बचे हुए, ऐसा मत करिए। बुक्स, आप सोच रहे हैं बुक्स लिखना बहुत मुश्किल काम है, बुक्स ऑनलाइन बुक्स भी होती है। बुक्स ऐसा नहीं आप सोच रहे हैं पेन लिखेंगे, कोई कागज लिखते जाएंगे और फिर वो टाइप करेंगे, फिर वो एडिटिंग होंगी, फिर वो जाएगा, फिर वहाँ से गलतियाँ। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, मैं बताता हूँ, लैम्बार्ड, स्कॉलर, बहुत सारे। कभी इसके ऊपर एक स्पेशल लेक्चर होगा आपके कॉलेज में, यू इनवाइट मी, विल टॉक इन डिटेल। बुक्स ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन का पूरा एक फॉर्मेट रहता है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट डालो, उसमें ये चैप्टर 1 डालो, चैप्टर 2 डालो, खुद ही एडिटिंग करते हो, खुद ही बताते हैं ये आपका गलत है,
और फिर फिंगर का तो आपके नाम से बुक पब्लिश होगी ऑनलाइन, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, कोई टाइपिंग करने की जरूरत नहीं। बहुत सारा मटेरियल आप कोई बहुत सारी पैलग्रिज्म का एक इशू रहता, लेकिन आप बहुत सारा मटेरियल नेट से लेके उसको डाल सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। कोई बुक लिखी हुई ऑनलाइन बुक्स है ना, देखना आपने सबने ऑनलाइन बुक खोले, उसके अंदर बहुत सारा मैटर है, आप जरूरी नहीं उसको वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लो, उसको आप दूसरे पब्लिशर की बात डालो, उसके मानी वर्ड आगे पीछे कर डालो, तो यू कैन पब्लिश अ बुक। तो पब्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बुरा और मानिए, अभी आप बोल सकते हैं, मैं आप बोलेंगे मतलब ये पूछ रहे थे कितनों की बुक है, अभी यहाँ कितनों की इंग्लिश आया, वेरी गुड, तो एक की बुक है, आई एम वेरी हैप्पी। तो जैसे आप आपके साथ जो लोग हैं उनके नाम से भी बनाइए, जो आपकी कुली है, आपके जूनियर है, जो सबसे जूनियर है, जो आपको बहुत चाहता, तो उसको अपने पास लगे रखने के लिए आप उसका भी नाम डालिए, भले वो काम ना करे, लेकिन वो आपसे बहुत इंटरेस्ट हो जाएगा, तो वो आपसे जुड़ेगा, आपके बहुत सारे काम निपटाएगा, बाहर के लिए सब्जी भी लाने के लिए, लेकिन यहाँ आपके कॉन्फ्रेंस करना है, वर्कशॉप करना है, वो दौड़ दौड़ के काम करना है, सर मेरे लिए इतना काम करवाएंगे, तो प्लीज़ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसका फॉर्मेट, नेम ऑफ द टीचर, कौन सी बुक है, टाइटल कौन सा है, उसका ISSN नंबर होना जरूरी है। कॉन्फ्रेंस में दो किस्म है, एक बुक का ये है, और अगर कॉन्फ्रेंस है तो फिर वही कॉन्फ्रेंस नेशनल के इंटरनेशनल है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन कब है, ISBN नंबर है कि नहीं, कौन से एफिलिएटिंग इंस्टीट्यूट का है, और पब्लिशर कौन सा है। उसके अंदर जैसे 10 बुक रही पर टीचर, फिर से 2 आया, हर टीचर को 2-2 करना है, ये मार्क्स है। एक्सटेंशन एक्टिविटी, ये वही मुद्दा है कि जैसे इसमें करना क्या है, जैसे आपको बाजू के स्कूल में जाना है, झोपड़पट्टी में जाना है, आपको मेडिकल कॉलेज जाना है, ब्लड डोनेशन करना है, या जो पान के ठेले हैं वहाँ जाना है, या लेडीज़ जो बहुत सारे महिला कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जहाँ वो बनाते कुछ इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनकी कैसे हाइजीन मेंटेन करें, उनका खान पान है कि नहीं, या जो कचरा फेंकते, तो बहुत सारे एरिया से काम करने के लिए। और NSS के अंतर्गत आपके सबके कॉलेज में NSS नहीं होगा तो खुलवाइए, NSS के अंदर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना है, और आपको 1 पेज रिपोर्ट बनाना है, और इसमें फोटोग्राफ लेना है, बैनर लगाना है, NSS का एक बैनर ही बनाना है, और उसका डिटेल रिपोर्ट देना है, स्टूडेंट्स भी रहना चाहिए, और 85% से ज़्यादा स्टूडेंट। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, उसमें आप जुड़िए, एड्स अवेयरनेस कीजिए, जेंडर इश्यूज, जैसे लेडीज और जेंट्स, मतलब जेंट्स लोग जेंट्स, हर जगह जेंट्स है सब, अभी सब चीज़ बराबर है, कोई हर धर्म सब जगह दोनों एक जैसे है। आप जाते जेंट्स लोग और शाम को वाइफ भी आती, वो भी काम करके आती, और अपन बैठ के चाय लाओ, कैसे गलत है, बोलना बहुत आता है, वो बहुत अच्छे से बोलता हूँ, मैं कहता ही हूँ मैं भी जाके एकदम चाय लेके आओ, लेकिन माई वाइफ बहुत चीज़ों बनवाई कर, लेकिन फिर भी वो घर में कुछ ना कुछ किचन में काम करते थे, फिर भी आप बोलते सोते वक्त बोलते चाय लाता हो, वो भी थक के आएगी। तो आपको जेंडर जो इशू है उस पर आप बहुत बात कर सकते हैं। वुमेन हैप्पीनेस प्रोग्राम, स्कूल में लड़कियाँ होंगी उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स कीजिए, उनको लगना चाहिए कि हमारा अस्तित्व है। और फिर बाद में ये जो जेंडर इशू है, कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री कम्युनिटी, एनजीओ ऐसा है, आप सोचते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास एलपी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें रहते कंस्ट्रेंट रहते हैं, आपके स्टाफ नहीं है, स्टूडेंट बराबर नहीं है, स्टूडेंट आते नहीं, बहुत गरीब है, उनको समझता है। एनजीओ नागपुर में भरे पड़े हैं, बहुत सारे एनजीओ है, जैसे रोटेट क्लब है, बहुत सारे एनजीओ है जो मदद करना चाहते हैं, पर उनको दिशा नहीं मिलती रहती, उनको लड़के नहीं मिलते रहते। आपके पास यूथ है, उनके पास पैसा है, उनके पास फैसिलिटी है, लेकिन करने वाला कोई नहीं। 2 लोग रहते हैं, एक बड़ा सा कमरा रहता है, उनके पास LCD रहता है, उनके पास एक गाड़ी रहती है, उनके पास पैसा है, बैनर है, सब कुछ है, दिमाग है, लेकिन काम करने वाले लोग नहीं रहते ना, उनको पैसे लगते हैं, तनख्वाह लगते हैं, तो 10-20 आपके पास 100, 200, 300, 500 लड़के हैं, तो आप 4 मार्क 20 से 40 3, 10 से 3 2, 5 1 5 लास्ट कोलैबोरेशन 20 मार्क्स। कितने MOU हुए, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कितने आपने एक दूसरे कॉलेज से
जरूरी नहीं है आपका जो सिस्टम कंसर्न है उससे करके, या दूसरा जो कॉलेज है आजू बाजू वो चलो वही आपका एनिमी लगता हूँ आपको, लेकिन जो दूसरा कॉलेज है दूसरे शहर में है उनसे आप कर सकते हैं। आप ये क्यों फायदा है एमओयू करने से कोई फायदा नहीं, कागजात में साइन मार के एमओयू हो जाता हो नहीं। जैसे हमने एमओयू करे अभी कुछ दिन पहले करे और उसके अंतर्गत हम लोग एक्सचेंज ऑफ फैकल्टी, जैसे मैं मैडम को बुलाऊंगा हमारे कॉलेज में ANM के लिए, जैसे मैडम ने मुझे बुलाया तो आप फैकल्टी को एक्सचेंज कर सकते हैं आप दूसरे कॉलेज से एमओयू करने में। वहाँ कोई बहुत अच्छा फैकल्टी मेंबर है जो एक्सेल सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा आता है उसको, एक्सेल मैक्रो, तो उसको एक्सेल वाले को बुला लीजिए, वो आपकी प्रेजेंटेशन में आपके यहाँ किसी को समझ लो अकाउंटिंग बहुत अच्छी आती है ना, तो वो अकाउंटिंग जाके वहाँ सिखाएगा। फिर आपकी इधर के कुछ कोई बहुत बड़ा चार्टेड अकाउंटेंट है तो आपके स्टूडेंट वहाँ जाके उससे एमओयू अगर आपका हो गया NGO से या किसी चार्टेड अकाउंटेंट, आपके बच्चे वहाँ जाके ट्रेनिंग करेंगे शाम के बाद या 2 बजे के बाद, जब वहाँ का अकाउंटेंट आपके चार्टेड अकाउंट से लेक्चर देगा। तो ये सब इसके अंदर आता है फैकल्टी एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज, इंटर्नशिप, फील्ड प्रोजेक्ट। आप कोई बड़ी कंपनी के लेकर गए, इसका ऑडिट कराने, समझ लो इनकम टैक्स ऑफिस विजिट करा, कैसा इनकम टैक्स काम करता ये आपने कभी सोचे नहीं होंगे, लेकिन आपने लेके जरा इसकी बच्चों को, या कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री, महिंद्रा की इंडस्ट्री, वहाँ कैसे ऑडिटिंग होती है, या कोई कॉलेज की ऑडिटिंग कैसे, आप अपने कॉलेज की इसमें ऑडिटिंग कर सकते हैं, कैसे कॉलेज की ऑडिटिंग होती है नहीं बताया आपने, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन ये कर सकते हैं। इंटर्नशिप कोई दूसरे कॉलेज में जाके, कोई इंडस्ट्री में, कोई हॉस्पिटल में कैसी ऑडिटिंग होती है, अकाउंटिंग कैसी होती है, कैसे इनकम टैक्स जनरेट किया जाता है। तो ये एकेडमिक एक्टिविटीज है पूरी एप्लीकेबल, इसके अंदर 20 मार्क है। ये एमओयू का नाम है, लेकिन एमओयू में बहुत फर्क है कि हर साल कोई ना कोई एक्टिविटी है। आपने एमओयू करे और उसके अंतर्गत कोई भी एक्टिविटी नहीं करे वो उसको रिजेक्ट कर डालते हैं, दे डोंट क्लेम। कौन सी एजेंसी है, कब हुआ, ड्यूरेशन कब तक है, कौन सी एक्टिविटी हुई और उसका पेज लिंक दिखाना पड़ेगा। इसके अंदर सिस्टर कंसल्टेंट से नहीं, मतलब आपकी एक संस्था है आर्ट्स की और एक इंजीनियरिंग की, तो आपस में एमओयू करके नहीं चलता। सर्टिफिकेट इशूड बाय एक्सटर्नल एजेंसी टू स्टूडेंट फैकल्टी ऑफिसर कैनॉट बी प्रूफ। ये जरूरी नहीं है कि खाली सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी है। जैसे आपने एक अकाउंटेंट के पास लेकर गए और वो 6 दिन तक या 1 हफ्ते तक किया, लेकिन उसकी सर्टिफिकेट होना कि सो एंड सो स्टूडेंट हैज अंडरगॉन ट्रेनिंग ऑफ या इंटर्नशिप फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। फिर ये कोलैबोरेशन में फंक्शनल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 11 से 13 एक एक्टिविटी होना ही चाहिए। 20 एमओयू रहे तो 4, मतलब हर साल 2-2 एमओयू तो मिनिमम चाहिए। फिर 15 से 3, 10 से 15 2, 1 से 10 1, 5 years. Yes. So I would like to thank the management of Akash Group, Dr. Sanjeev Bogawar and Mr. President Bogawar, Happy Learning. ये बहुत अच्छा अपने honorable ex-president of what you see is the thing which doesn't exist. इसका मतलब भी समझाएगा हिंदी में। इसका मतलब ये है कि जो आप नींद के अंदर ख्वाब देखते हो वो ख्वाब नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ख्वाब वो ख्वाब नहीं होते जो आप नींद में देखते ना। अपन ख्वाब जागते हुए देखते क्या कोई नहीं, जागते हुए तो नहीं देखते। 99% लोग देखते हैं, बच्चे लोग नींद में ही अपन ख्वाब देखते हैं। 3 बजे 4 बजे ऊपर बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं ना सुबह जो ख्वाब देखते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो नींद में ख्वाब देखते हैं वो ख्वाब नहीं होते, जबकि होते हैं नहीं होते। ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप। मतलब ख्वाब वो नहीं ख्वाब है जो नींद में देखते, ख्वाब वो ख्वाब है जो आपको सोने नहीं देते। मतलब आपका ड्रीम है कि मैं मर्सिडीज कार खरीदूं, तो आप ख्वाब में नींद में ना देखें कि मेरे को मर्सिडीज कार खरीदूं। आपको नींद आना ही नहीं चाहिए जब तक आपको मर्सिडीज कार खरीदूं। इसका मतलब समझ रहे आप? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इज द थिंग व्हिच डज नॉट हेल्प यू, मतलब वो चीज़ जो आपको सोने नहीं देती, बार बार आप पीछे उड़ जाते हो और आपको नहीं करना है, ये प्रेजेंटेशन तैयार करना है, अरे वो करना है,
तो वो फॉर्म है, ये बहुत अच्छा स्लोगन, ये बहुत अच्छे थे। दिस इज माय एक्टिव हैंड डॉक्टर सचिन गोगावा एंड डॉक्टर संजय गोगावा, डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, हैप्पी लर्निंग। मैम, देयर इज वन वेरी गुड स्लोगन, ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू सी इन द ड्रीम्स। मतलब ऐसा है, फॉग में जो फॉग है, जो वो फॉग नहीं है, फॉग वो फॉग है जो आपको सोने नहीं देते, मतलब आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं, वो फॉग है। तो दिस इज वेरी वेरी गुड स्लोगन। माय दिस इज द ईमेल PCSBA, my mobile number, and I would be sharing, I have shared rather this slide, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Thanks. With this I conclude